हम रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उनके पीछे की असली कहानी क्या है? सोच के देखिए, वो किताब जो हाथों में है, उसका कागज, वो मेज जिस पर हम काम करते हैं। यहां तक कि किचन में रखे मसाले। इन सब चीजों में आखिर ऐसी कौन सी एक बात है जो इन्हें जोड़ती है? इनका छिपा हुआ स्रोत क्या है? इन सब का जवाब सरप्राइजिंगली एक ही है, जंगल। हाँ, वही जंगल जिस कागज को हम पढ़ते हैं, जिस लकड़ी से हमारे फर्नीचर बनते हैं, यहां तक कि चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल भी, ये सब कहीं ना कहीं से जंगल से ही आता है। और देखिए, जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, ये तो बायोडाइवर्सिटी से भरे पूरे इकोसिस्टम्स हैं। एक छोटा सा हिस्सा भी ले लें तो वहां प्लांट्स की 500 से ज्यादा अलग अलग किस्में मिल सकती हैं। लेकिन ये जो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, ये तेजी से खत्म हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, पता है। इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब ये बर्बादी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एक भयानक रूप ले चुकी थी। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे जंगलों के साथ हुआ क्या था? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.39 करोड़। इतने वर्ग किलोमीटर, ये इतना बड़ा एरिया है जो सिर्फ 1700 से 1995 के बीच साफ कर दिया गया। सोचिए, दुनिया की कुल जमीन का 9.3% हिस्सा। ये कोई मामूली कटाई नहीं थी भाई, ये तो पूरे प्लैनेट का चेहरा बदलने जैसा था। और क्यों? इंडस्ट्री, खेती और फ्यूल के लिए। एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉलोनियल दौर में ऐसा क्या हो गया जिसने जंगलों की इस सफाई को इतने बड़े, इतने अभूतपूर्व स्केल पर पहुंचा दिया? इसका जवाब एक साम्राज्य की कभी न खत्म होने वाली भूख में छिपा है। यहां ना नजरिए का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जंगल क्या थे? अनप्रोडक्टिव वेस्टलैंड, एक ऐसी बेकार जमीन जिसे सुधार कर खेती के लायक बनाया जा सकता था ताकि रेवेन्यू मिले। लेकिन जो लोग वहां रहते थे, उन कम्युनिटीज के लिए वही जंगल उनकी जिंदगी का बेस थे, उनकी रोजी रोटी, उनकी पीढ़ियों की विरासत, सब कुछ। और ये सोचना इस कोट में साफ दिखती है जो रिचर्ड हार्डिंग ने 1896 में कहा था। बेसिकली इस माइंडसेट का कहना था कि अगर कोई जमीन का प्रोडक्टिव या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसे उस पर हक जताने का भी कोई अधिकार नहीं है। और ये सोच कब्जे को जस्टिफाई करने का एक बहुत पावरफुल हथियार बन गई। इसी सोच ने दो ऐसी डिमांड्स पैदा की जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती थीं। एक तरफ कमर्शियल फसलों के लिए जमीन चाहिए थी, जूट, शुगर, कॉटन, यूरोप के शहरों के लिए। और दूसरी तरफ चाहिए थी लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी, एक ग्लोबल एम्पायर के जहाज़ों के लिए और उसके फैलते हुए रेलवे नेटवर्क के लिए। और यही पिक्चर में आती है एक आम सी चीज, स्लीपर। ये लकड़ी के भारी तख्ते होते हैं जो रेलवे ट्रैक्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। देखने में कितनी सिंपल सी चीज लगती है ना, लेकिन इस सिंपल सी चीज की जरूरत ने जंगलों पर एक ना खत्म होने वाला प्रेशर बना दिया। इन स्लीपरों का प्रोडक्शन कोई छोटे मोटे स्केल पर नहीं हो रहा था, ये एक मैसिव ऑपरेशन था। जैसे इस तस्वीर में देखा जा सकता है, एक हाथी लकड़ी के इन भारी स्लीपरों को स्टैक कर रहा है। हर एक स्लीपर उस विशाल नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था जो तेजी से पूरे देश में फैल रहा था। इसका स्केल समझने के लिए बस ये सोचिए, 1 मील लंबी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लगभग 2000 स्लीपरों की जरूरत पड़ती थी। मतलब हर एक मील के साथ हजारों पेड़ साफ। और रेलवे का एक्सपेंशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1890 तक आते आते लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछ चुकी थीं। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त लॉजिस्टिक ऑपरेशन चाहिए था। ये तस्वीर उसी का एक एग्जाम्पल है, जहां लकड़ी को नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नतीजा क्या हुआ? रेलवे लाइनों के आसपास के जंगल तेजी से गायब होने लगे। तो इस विशाल डिमांड को मैनेज करने के लिए कॉलोनियल सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई। एक ऐसा सिस्टम जिसका मकसद था जंगलों को कंट्रोल करना और उनका एक्सप्लॉयटेशन करना। और इस सिस्टम को नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, साइंटिफिक। लेकिन इसका असली मतलब बिल्कुल उल्टा था। इसका मतलब था नेचुरल मिक्स स्पीशीज वाले जंगल काट दो और उनकी जगह एक ही तरह के पेड़ जैसे टीक या साल सीधी लाइनों में लगा दो। क्यों? ताकि उन्हें काटना आसान हो। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीजों को तो जैसे भुला ही दिया गया था। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होता है।
एक तरफ था गांव वालों का जंगल, जहां से उन्हें फ्यूल, चारा, फल, फूल, मतलब जिंदगी की हर जरूरत पूरी होती थी। और दूसरी तरफ था ये साइंटिफिक फॉरेस्ट, जिसका बस एक ही काम था, रेवेन्यू और रॉ मटेरियल पैदा करना, बस। ये तस्वीर इस पूरे प्रोसेस को एक्शन में दिखाती है। ये अंडमान आइलैंड्स में एक नेचुरल फॉरेस्ट को साफ करने का सीन है। क्यों? ताकि वहां कमर्शियल प्लांटेशन यानी वो साइंटिफिक फॉरेस्ट बनाया जा सके। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी शुरुआत ही डिस्ट्रक्शन से होती थी। जाहिर है इस पूरे सिस्टम का लोगों और एनवायरनमेंट दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ा, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हुआ जिनकी जिंदगी ही पूरी तरह से इन जंगलों पर टिकी हुई थी। नए फॉरेस्ट लॉज ने आकर लोगों के जीने के तरीके को ही इलीगल बना दिया। सोच के देखिए, शिकार करना, अपने पशुओं को चराना, जंगल से फल या लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब चीजें जो वो पीढ़ियों से करते आ रहे थे, वो अब क्राइम बन गया। उन लोगों को अपने ही घरों से निकाल दिया गया और उनकी सारी परंपराओं को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये जो प्रोग्रेस दिख रहा था, रेलवे लाइंस, बड़े बड़े जहाज, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा था? ये तरक्की आखिर थी किसके लिए?